मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी एज ए साइंटिस्ट रहे, तो क्या मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी हिंदी इंग्लिश पंजाबी में घोषणा पत्र नहीं लिख सकते थे क्या? माननीय बहन कुमारी मायावती जी टीचर रहे, माननीय बहन कुमारी मायावती जी एलएलबी किए, माननीय बहन कुमारी मायावती जी आईएएस की तैयारी की, तो क्या माननीय बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र नहीं लिख सकते थे? धन्य मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी, धन्य माननीय बहन कुमारी मायावती जी कहा कि नहीं, ये मजबूरी तो है ही है, एक साजिश भी है। मजबूरी एक अलग चीज है, इस मजबूरी में एक गहरी साजिश भी है। जैसे कांग्रेस है, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, 20 साल पूर्व नहीं 15 साल पूर्व उनका कोई भी बैनर उठा के देख लें, इन्होंने कहीं पे भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम लिया हो, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का कहीं फोटो लगाया हो, तो हरियाणा के संदर्भ में कहूं, चाहे मैं पूरे देश के संदर्भ में कहूं, कोई भी पार्टी सिवाय बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेना तो दूर, वो सोचना भी पसंद नहीं करते थे। धन्य मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी, उन्होंने आज जो कट्टर अपने आप को जनसंघ के द्वारा संचालित भारतीय जनता पार्टी के लोग मजबूर हैं, जय भीम बोलना उनकी मजबूरी है, परंतु उन्होंने कहा मुझे कि तुम कांसीराम को पकड़ो। यह एक जुड़ाव था मेरा फर्स्ट टाइम। मैं धन्यवाद करता हूं उनका भी। चलिए, वो दोस्ती में ना सही दुश्मनी में उन्हें बताया तो सही कि हमारे नेता कौन है। देखिए, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जाने के बाद मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी ने जो बात कही कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब जिंदा थे तो मेरे समाज का एक नेता और एक दादा जिंदा था। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जाने के बाद समाज में पैदा तो हुआ, दादा की जगह दलाल पैदा हुआ और नेता की जगह चमचा पैदा हुआ। मैंने बहुजन समाज पार्टी इसलिए बनाई है कि मैं मेरे समाज के अंदर नेता और दादा पैदा करूं। साथियों जय भीम, मैं हूं पराग मंद्रा, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। हरियाणा के हिसार के अंदर में है लगातार जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, इनके माध्यम से लगातार जो कार्यक्रम देखे गए, तकरीबन 5 कार्यक्रम रखे गए थे जो कि कैडर कैंप समीक्षा बैठक के तौर पर थे और तमाम कैडर कैंप हो चुके हैं। और इसी के साथ साथ अब लोकसभा 2024 का चुनाव नजदीक है और इसी के मद्देनजर रखते हुए तमाम तरीके के कार्यक्रमों को आयोजित किया गया था। काफी सारी चीजें हैं। हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर प्रदीप अंबेडकर हमारे साथ मौजूद है। जानेंगे समझेंगे किस तरीके से पूरे हरियाणा की रणनीति है आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर, बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से एक टक्कर देने का काम, एक सीधी तरीके से लड़ाई लड़ने का काम यहाँ पर करने वाली है, क्या रणनीतियां है, काफी सारी बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। थैंक यू प्रिया जी। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, पूरे प्रदेश की तरफ से, नेशनल चौपाल के तमाम आपके व्यूवर्स का, दर्शकों का स्वागत करता हूं जी, आपका धन्यवाद करता हूं और सभी को सादर जय भीम, जय भारत। शुरुआती तौर पर मैं यही जानना चाहूंगा कि इस बहुजन समाज पार्टी के अंदर में आपका सफर कब से शुरू हुआ, आपका प्रोफेशन के बारे में थोड़ा सा लोग अगर जानना चाहते हैं, उसके बाद में काफी सारी बातें हैं उसको भी लेकर हम चर्चा करेंगे। देखिए, मैं 97 में बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा जी, और जुड़ाव मेरा इस प्रकार से रहा कि मेरा उस समय 97 में +1 का स्टूडेंट था। हमारे लेक्चरर थे नैन कमल शर्मा जी और उस समय टॉपिक था हमारा 24, 25, 26 ये लेसन थे और ये आर्टिकल 17 का एक पार्ट था, समता मूलक समाज की स्थापना कैसे की जाए। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संवैधानिक सुविधाएं हमारे को दी, वो पूरी डिटेल थी उसमें और 4 दिन से लगातार वो इसी प्रकार की बातें बोल रहे थे। लास्ट में उन्होंने ये बोला कि इनको रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन के माध्यम से कितने आईएएस बने, कितने आईपीएस बने, इसी बात को लेकर के मेरा टकराव हुआ और उनके भी कड़वे शब्द थे, मेरे भी कड़वे शब्द रहे। उन्होंने कहा मुझे कि तुम कांसीराम को पकड़ो। यह एक जुड़ाव था मेरा फर्स्ट टाइम। मैं धन्यवाद करता हूं उनका भी। चलिए, वो दोस्ती में ना सही दुश्मनी में उन्हें बताया तो सही कि हमारे नेता कौन है, हमारे इस मूवमेंट को सींचने वाले संस्थापक DS4 बाम से मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी हैं।
जब जी। इस पूरे विचारधारा को पढ़ा जाता है, पूरे मूवमेंट को समझा जाता है, तो कांशीराम साहब का नाम बहुत ही सम्मान से, बहुत अहम तरीके से लिया जाता है। इसी के साथ साथ इस मूवमेंट के अंदर में हम जब देखते हैं तो आज वर्तमान स्थिति के अंदर में जो राजनीति हो चुकी है, हर एक जो पार्टी है वो कहने के बाबा साहब के नामों को उपयोग करना, यूज करना एक आम बात हो चुकी है। इसमें बहुजन समाज पार्टी कैसे साबित कर पाएगी, या फिर बहुजन समाज पार्टी का क्या स्टैंड होगा बाबा साहब को लेकर, उनकी विचारधारा को लेकर? देखिए, जो 97 का एपिसोड में एक और बता दूं, तमाम दर्शक इस बात का ध्यान रखें। 97 का पॉलिटिकल साइंस का जो एडिशन था 1990 का, उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ था, सभी पॉलिटिकल पार्टियों का उसमें डेटा था, साफ साफ शब्दों में लिखा था कि जिसने बहुजन समाज पार्टी बनाई उसका दिमाग खराब था। ये लाइन भी मैंने 97 में ही पढ़ी, और तब जाकर के मुझे रियलाइज हुआ कि इस देश के अंदर किस कदर तक जातिवाद जो है घर किए हुए हैं। जो सवाल है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के मूवमेंट को बहुजन समाज पार्टी कैसे प्रूव कर पाएगी, जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम लेके राजनीति करते हैं, मैं तो कहता हूं वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम का राजनीतिकरण कर रहे हैं। सच ये है, आज से 20 साल पहले देखेंगे, और यदि मैं 10 साल पहले की बात कहूं तो हरियाणा के संदर्भ में कहूं, चाहे मैं पूरे देश के संदर्भ में कहूं, कोई भी पार्टी सिवाय बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेना तो दूर, वो सोचना भी पसंद नहीं करते थे। धन्य मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी, उन्होंने आज जो कट्टर अपने आप को जनसंघ के द्वारा संचालित भारतीय जनता पार्टी के लोग मजबूर हैं, जय भीम बोलना उनकी मजबूरी है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेना उनकी मजबूरी है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगाना उनकी मजबूरी है। ये बीजेपी कांग्रेस के लोग, कभी भी इनके सपने में ये नहीं आया कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी अपना जीवन दे करके भारतीय जनमानस के मानसिक पटल पर इस प्रकार से सम्मान से खड़ा कर देंगे कि जो कट्टर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी थे, वो भी बाबा साहब को नतमस्तक उनको होना पड़ेगा। और आज वो बाबा साहब का नाम लेकर के हमारे समाज को गुमराह करने का काम करते हैं जी। जैसे कि कांग्रेस है, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, 20 साल पूर्व नहीं 15 साल पूर्व उनका कोई भी बैनर उठा के देख लें, इन्होंने कहीं पे भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम लिया हो, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का कहीं फोटो लगाया हो। यहाँ तक कि जो लोग इस बारे में, जो आपका सवाल है, मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने, जब हम उस समय 3 मेंबर पार्लियामेंट और 13 विधायक मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी के जिताए, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को लेकर के, और वीपी सिंह की सरकार में मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी की पहली कंडीशन ये थी कि मैं अपने 3 मेंबर पार्लियामेंट का समर्थन देकर के आपको इस देश का प्रधानमंत्री बना सकता हूं। मेरी पहली शर्त यह है कि भारतीय संसद के अंदर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा के साथ साथ आप परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को भारत रत्न की उपाधि दें तो मैं समर्थन दूं। धन्य मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी, आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को 1990 में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के प्रेशर के द्वारा ही ये भारत रत्न की उपाधि देनी पड़ी जी। तो आज कहने कि बाबा साहब का नाम लेना ये मजबूरी बन चुकी है, ये आपका कहना है? देखिए, मजबूरी तो है ही है, एक साजिश भी है। मजबूरी एक अलग चीज है, इस मजबूरी में एक गहरी साजिश भी है। साजिश ये है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसा इस देश में चाहते थे, वैसा किसी भी पार्टी ने न तो अपना मन बनाया है, न ऐसी नीति बनाई है। धन्य मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी, देखिए, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जाने के बाद मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने जो बात कही कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब जिंदा थे तो मेरे समाज का एक नेता और एक दादा जिंदा था। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जाने के बाद समाज में पैदा तो हुआ दादा की जगह दल्ला।
दलाल पैदा हुआ और नेता की जगह चमचा पैदा हुआ। मैंने बहुजन समाज पार्टी इसलिए बनाई है कि मैं मेरे समाज के अंदर नेता और दादा पैदा करूंगा। धन्य मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी, पूरे देश के अंदर माननीय बहन कुमारी मायावती जी से बड़ा कोई नेता नहीं है। जी, विचारधारा को लेकर हम तमाम चीजें जब देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को लेकर जब हम समझ पा रहे हैं आज वर्तमान स्थिति के अंदर में, जिस प्रकार तो देश के अंदर में काफी प्रदेशों के अंदर में जो बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है, इसको लेकर अब लोगों की मंशा ये बन चुकी है, काफी सारे लोग ये कहते हैं कि अब बसपा के अंदर में वो बात नहीं रही, बसपा को वोट देने से कोई मतलब नहीं है, वोट वेस्ट चला जाता है, तमाम तरीके की बात है, बसपा अब अपनी विचारधारा से भटक चुकी है, ऐसे कई तमाम सवाल है। क्या लगता है इस सवाल को लेकर क्या जवाब होना चाहिए? देखिए सम्मानित साथियों, मैं एक बात कहना चाहूंगा जी। माननीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे महापुरुषों को सम्मान देना शुरू किया, महाराष्ट्र के अंदर या फिर किसी भी प्रदेश के अंदर, मैं एक बात और कहना चाहता था लेकिन आपके सवाल के माध्यम से बात कहना चाहूंगा जी कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने, जो लोग इस मंशा पे थोड़ा सा शक करें कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम को लेकर के, विचारधारा को लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सरकार के दौरान पूरा मान सम्मान देने का प्रयास किया। उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के साथ साथ अन्य महापुरुष संत कबीर जी, संत गुरु रविदास जी, बिरसा मुंडा जी, महामना ज्योतिबा फुले जी, माता सावित्रीबाई फुले जी, साहू जी महाराज, तथागत गौतम बुद्ध के नाम पे इतने शिक्षण संस्थान, इतने दर्शनीय स्थल माननीय बहन जी ने बनाए। ये वही मंशा है कि बहुजन समाज पार्टी ने प्रूव किया कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की विचारधारा के अनुसार ही काम कर रहे हैं। एक विशेष बात यह लोगों को सोचनी चाहिए, जो लोग जिसका कोई लेवल है या ना है, उसकी मंशा है, उसको संविधान अधिकार देता है कि वो अपनी राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं। राजनीतिक पार्टी बाद में बनाते हैं, सबसे पहले वो लोग अपना घोषणा पत्र लिखते हैं। मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी एज ए साइंटिस्ट रहे, तो क्या मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी हिंदी इंग्लिश पंजाबी में घोषणा पत्र नहीं लिख सकते थे क्या? माननीय बहन कुमारी मायावती जी टीचर रहे, माननीय बहन कुमारी मायावती जी LLB किए, माननीय बहन कुमारी मायावती जी IAS की तैयारी की, तो क्या माननीय बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र नहीं लिख सकते थे? धन्य मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी, धन्य माननीय बहन कुमारी मायावती जी कहा कि नहीं, हम घोषणा पत्र नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारा घोषणा पत्र तो इस देश के अंदर 26 नवंबर 1949 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा भारतीय संविधान के रूप में लिख दिया गया। यह हमारा घोषणा पत्र है। जब भी मौका मिलेगा हम हूबहू 100% भारतीय संविधान को लागू करेंगे। यही BSP का घोषणा पत्र है। जो सवाल लोग कहते हैं कि भी अब वो था, अब ये हो गया, पहले ये था, ये सिर्फ कोरी बकवास है। जिन लोगों को इस प्रकार का सवाल करना है, जवाब करना है, वो लोग परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब जिंदा थे तब उनके खिलाफ भी इसी प्रकार के प्रश्न उत्तर करते रहते थे। उनको करना कुछ था नहीं। मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी ने मूवमेंट चलाई, आगे बढ़ाई। इस प्रकार के सवाल उनके सामने भी थे कि अब BSP में वो बात नहीं रही, पहले आपने DS4 बनाया, वो खत्म कर दिया, पहले आपने बामशेप बनाई, अब वैल्यू नहीं रही, जिसमें आदरणीय मामन मेश्राम जी जैसे बगावती लोग बगावत करके मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी से गद्दारी करके अलग संगठन बना करके उसी संगठन के नाम का उपयोग करके समाज को गुमराह करने लगे। वो जवाब, ये सवाल उस समय भी थे, लेकिन आप जब भी देखेंगे हार जीत चलती रहती है, हार जीत चलती रहती है। बहुजन समाज पार्टी का सिंबल राष्ट्रीय ना रहे, ये छिन जाए, एक ऐसा मैसेज उन लोगों ने पास करके शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड कास्ट के लोगों में डाला कि अब की बार तो बेहतर ये जो सिंबल है ना, यही नहीं बचेगा। सभी खुश हो गए इस बात को लेकर के। अब वो ये बात भूल गए कि सिंबल तो तुम्हारा खुशेगा ना, छिने तो तुम्हारा गा ना, लेकिन सवाल किसके खिलाफ? खुद के खिलाफ। ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो बहुजन समाज पार्टी के विरोध में खड़ी हैं, जो विचारधाराएं हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा के खिलाफ खड़ी हैं, वो लोग ऐसे ऐसे सवाल हमारे समाज के लोगों के दिमाग में डालते हैं, हमारे लोगों के मुंह से कहलाते हैं।
ऐसा ही सवाल इन लोगों ने उस जमाने में डाला जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी महार चावदार तालाब का आंदोलन को लेकर के, पानी पीने का आंदोलन को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। जब चित्रे जी उस बैठक में गए तो महाराष्ट्र के महारों ने यह कहा, विशेष तौर पे पुणे के जो 2 लोग थे वो गए वहां पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से मिले, कहने लगे हम आपके आंदोलन में शामिल हो जाएंगे, शर्त ये है कि आपके साथ ब्राह्मण नहीं आना चाहिए। धन्य परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा कि नहीं, मेरी लड़ाई ब्राह्मण से नहीं है, मेरी लड़ाई जाति से, धर्म से नहीं है, मेरी लड़ाई तो जातिवाद से है। जो जातिवाद करेगा वो मेरा अपना नहीं है, जो समानता की बात करेगा वो मेरा अपना है, इस आंदोलन का हिस्सा है। इस प्रकार के सवाल उसमें भी डाले गए थे कि आप महार चावदार जैसे तालाब का आंदोलन करके पानी पीने का हक ना ले पाए। आज तो हम सत्ता के बहुत नजदीक हैं, आज तो हम इस देश के शासक बनने जा रहे हैं, तो ऐसे सवाल हमारे समाज में उनके द्वारा डालना लाजमी है, क्योंकि उनको पता है कि इस समाज को कैसे भी आप उपयोग कर लें वैसे ही ये हो जाएगा। लेकिन धन्य है वो लोग, आप बीएसपी का पैटर्न उठा के देखेंगे, संस्थापना के समय से लेकर के आज तक का देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि हमेशा बहुजन समाज पार्टी का वोट बढ़ा है। अब लोग कहते हैं वोट बढ़ने से क्या होता है? वोट बढ़ने से ही तो आप सत्ता की ओर जाते हैं। हार जीत अलग बात है। ऐसा सवाल कांग्रेस के साथ कर दे मेरा समाज कि आप लोगों का तो कुछ बचा ही नहीं, तो कांग्रेस तो खत्म हो गई है ना, और भी खत्म हो जाएगी। उसको बचाने के लिए गुमराह किया गया लोगों को, युवा के नाम पे, बाबा साहब के नाम पे, और एक अग्रेसिव एक यूथ लीडर के नाम पे। और कभी भी मेंस ये जो सवाल, एक जो दूसरा सवाल है वो ये है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान इस धरती, भारत की धरती पे पैदा हुए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज का खिताब मिला, और उनको ये सिंबल ऑफ नॉलेज का खिताब मिला, लोगों के दिमाग में चला गया कि मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी की कोशिश के द्वारा ऐसा हो गया। वो लोग कभी भी उस विद्वान के सामने कोई भी बात करने से हमेशा परहेज रखते थे, और जितने भी जर्नलिस्ट थे, जितने भी पत्रकार थे, उनके खुद के सवाल होते थे और खुद के अनुरूप बाबा साहब से जवाब चाहते थे कि आपने ड्यूल इलेक्ट्रो सिस्टम का ये आप लेके आए हो, इससे ऐसा नहीं हो जाएगा क्या? ऐसे सवाल थे कि नहीं? आप महिलाओं को बराबरी का हक दे रहे हो, तो इससे भारत की संस्कृति खराब या बर्बाद नहीं हो जाएगी क्या? अरे धन्य परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बेटे के समान बेटी को हक दे के गए, तो आज भारतीय समाज की नारी जो एक बेटी आईएएस बनती है, आईपीएस बनती है, जो एचसीएस बनती है, जो आर्मी में जाके ऑफिसर बनती है, जो भारतीय संसद के अंदर जाकर के अपने हक हकूकों की आवाज उठाती है, तो ये सवाल तो उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सामने भी खड़े किए। राष्ट्र के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से यदि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उन सवालों से जवाब देने से बचते या हार जाते या उनकी बात को मान लेते, तो क्या आज भारतीय समाज में इस नारी को जो सम्मान मिला है वो मिल पाता क्या? ऐसे सवाल तो खड़े होते रहेंगे जी। लेकिन आप ये देखिएगा कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है, और बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है, और राष्ट्रीय पार्टी किस लेवल की बनी है? अब तमाम दर्शकों से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पोजीशन कोई होती है साथियों, तो फर्स्ट होती है, सेकंड होती है, थर्ड होती है। अरे बगैर संसाधनों के अभाव में, साधनों के अभाव में हम बहुजन समाज पार्टी के लोग परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को, या मिस्टर गांधी जी की विचारधारा को फेल करते हुए, डॉक्टर हेडगेवार की विचारधारा को फेल करते हुए, गुरु गोलकर की विचारधारा को फेल करते हुए, उनको विरोध में खड़े होते हुए आज हम तीसरे नंबर के, तीसरे पोजीशन पे हैं। देश में मात्र 6 राष्ट्रीय पार्टियां, तीसरा नंबर हमारा है। हमारा समाज ये बात ना कह करके कि आपका क्या होगा, आपका क्या रहा, उस समय बीएसपी ऐसी थी, बीएसपी अब ऐसी नहीं रही, ऐसा बना लें आज हम तीसरे नंबर पे हैं, 2024 में हम 1 नंबर पे हों। और ये विचारधारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की है, जहां पे डॉक्टर हेडगेवार, गुरु गोलकर की विचारधारा हारेगी, मिस्टर गांधी जी की विचारधारा हारेगी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की विचारधारा जीतेगी। तो 2024 में यही बहुजन समाज पार्टी प्रथम स्थान पे होगी। जी सर, जो आप चीज़ कह रहे थे, लगातार सवाल मेरे दिमाग में आ रहे थे। युवाओं को लेकर आपने काफ़ी सारी चीज़ें की। कल हिसार के अंदर में जो बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर
आकाश आनंद जी का जो कार्यक्रम था, काफी युवा भी मौजूद थे। जी। जब उनसे हमने चर्चा की, बातचीत की, तो उन्होंने तमाम कहा कि हमारे जो मार्गदर्शक है डॉक्टर प्रदीप जी है, आपका वो लगातार नाम ले रहे थे। तो ये यही जानना चाहूंगा कि ये तमाम जो युवा है, इन युवाओं को आपने इस मूवमेंट से जोड़ा है, इस विचारधारा से जोड़ा है, उनको राजनीति के अंदर में लाया है। घर परिवार के अंदर में एक सवाल खड़ा किया जाता है कि राजनीति से दूरी बना के रखिएगा। राजनीति एक ऐसा दलदल है, जो कीचड़ है, जो जाएंगे तो एक गंदगी तरह फंसते हुए जाएंगे। ये तमाम तरीके से अलग अलग परसेप्शन बनाए जाते हैं। तो जैसे आपने ये जो चीजें क्रिएट की है, जो विचारधारा और ये राजनीति से जोड़ने का काम किया, क्या लगता है आने वाले समय के अंदर में ये जो युवा है, ये युवा का जिंदगी क्या होगा, या फिर ये युवा अपने जो रास्ते से भटक तो नहीं जाएंगे? क्या लगता है? देखिए, मैं 97 में जुड़ा जी। 2000 के दौरान मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी का बहुजन संगठन जो अखबार आता था वो पढ़ना शुरू किया, युवाओं से बातचीत करनी शुरू की। उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पूर्व में कांग्रेस की सरकार रही जी। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का दिया हुआ शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, रोजगार का अधिकार, मैं देख पा रहा था कि बहुत जल्द समय में ये खत्म कर देंगे। अब हमारे पास बीइंग यूथ क्या है, भी हम यूथ से ही बात करें और हम उसको बचा पाएं, शिक्षा को बचा पाएं, स्वास्थ्य को बचा पाएं, रोजगार को बचा पाएं, तो भारतीय संविधान के अनुसार सिवाय राजनीति के अलावा आपके पास कोई साधन नहीं है। मैंने इस विचार के साथ तमाम युवाओं से बातचीत की और इस जिस कैंपस में हम बैठे हैं, इस कैंपस में मैं साथी का नाम नहीं लूंगा, जब वो मेरे को गुरु जिम्मेश यूनिवर्सिटी में मिलने आए, कहेंगे सर 13 पोस्ट 28 पोस्ट थी, हम 13 लोग एलिजिबल थे, लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। वहां एनएफएस लिख दिया गया, नॉट फाउंड सूटेबल कैंडिडेट लिख दिया गया। अब 22 लोगों की जरूरत है, 13 लोग क्वालिफाइड हैं और वहां पे मांगा क्या गया कि आपके पास VLDA जो होता है, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। हमारे समाज के बच्चों के पास डिप्लोमा भी था और वेटरनरी साइंस में बैचलर की डिग्री भी थी, वेटरनरी साइंस में मास्टर की डिग्री भी थी और वो स्कॉलर भी थे, और फिर भी एनएफएस लिख दिया गया। तो विचारणीय तथ्य नहीं है। अब मैंने देखा कि ये लोग कितने शातिर हैं, कितने साजिश कर रहे हैं, हम क्वालिफाइड होते हुए भी हमारे को नालायक साबित कर रहे हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? हमारा युवा राजनीति से दूर है। हमारा युवा यदि राजनीति में शामिल हो जाए तो उनको पता चलेगा कि भाई ये जागरूक हो गए हैं, ये सत्ता की बात करने लग जाएंगे तो सत्ता ले भी लेंगे। और फिर शिक्षा देनी है, कैसी देनी है, स्वास्थ्य ठीक रखना है, कैसे ठीक रखना है, सभी को रोजगार देना है तो कैसे देना है, तो उसमें बात आती है बैकलॉग। हरियाणा प्रदेश में इतना बैकलॉग खाली पड़ा है, जो पार्टी के लोग मेरे घर पे मुझे नौकरी देने आए। वर्तमान में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, राज्यसभा सांसद बतौर रिजाइन करके आए अजय सिंह चौटाला जी मेरे घर पे 3 बार आए कि भाई आप ऐसे क्वालिफिकेशन है और आप ऐसे करें। बाई इलेक्शन बीएसपी कभी नहीं लड़ती, ठीक है, तो आप चुनाव में लड़ रहे हैं तो कृपया आपके बार आप हमारा समर्थन कर दें, और भी आपको पार्टी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ आप एक गरीब परिवार से हैं, मजदूर माँ बाप रहे हैं आपके, आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करें। मैंने कहा मान्यवर जी ऐसा है सर। जब जब आप गुरु जिम्मेश यूनिवर्सिटी के अंदर गेस्ट हाउस में आए, मैंने आपको 96,102 बैकलॉग की पोस्ट का आपको मेमोरेंडम दिया है। आप मेरी नौकरी छोड़िए, मेरा भाई 2,000 रुपए की मास्टरी के चक्कर में करनाल में पोस्टिंग, उसको भी हटाइए, दोनों को हटा दें। आप 96,100 लोगों की भर्ती कर दें, हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन माननीय नेताजी ने हाथ खड़े कर दिए कि हम ऐसा नहीं कर सकते। अब 96,100 लोगों की नौकरी खाई गई इस प्रदेश में। कमी किसकी है? हमारी युवा की कमी है ना। जब मैंने इस बात को युवाओं के बीच में लेके गया, भाई ये देखो ये इतनी नौकरी खाली पड़ी है, आप यहाँ चक्कर में ना पड़ो, आपस में लड़ो भिड़ो मत, और चक्करों में ना पड़ो, आप बहुजन समाज पार्टी के झंडे के नीचे आकर के राजनीति करना शुरू करो, आगे बढ़ो, नौकरी आपके घर आएगी। जो बीएसपी से जुड़ता गया। और एक खास बात रही हरियाणा प्रदेश में, जिस घर में बहुजन समाज पार्टी का झंडा लग जाता है, उसी घर में तमाम पार्टी, सत्ता चाहे किसी की भी हो, नौकरी देने पहुंच जाते हैं, पैसा देने पहुंच जाते हैं, घर बनाने पहुंच जाते हैं, सारी सुविधाएं देने पहुंच जाते हैं। कंडीशन ये है बीएसपी का झंडा हटा लो, बाकी किसी पार्टी का झंडा लगा लो, आपको कोई नहीं पूछने वाला। ये खासियत है बहुजन समाज पार्टी में। युवाओं को मैंने यही समझाया और युवा जुड़ा, और युवा
मैं युवा में बहुत एनर्जी होती है, उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करना, उसमें पोटेंशियल बहुत होता है। मैंने एक बात कही कि भी सम्मानित साथियों, आप छात्र संगठन से जुड़ जाएं, 99% नॉन पॉलिटिकल है ये छात्र संगठन। जब हम इकट्ठा हो गए हैं तो 1% इसमें पॉलिटिकल है, 1% पॉलिटिक्स है। तो 1% पॉलिटिक्स कैसे है कि भाई आप सभी का वोट बना हुआ है? जी हाँ, बना हुआ है। जो स्टूडेंट कॉलेज में आ गया, यूनिवर्सिटी में आ गया, तो वोट तो बन गया ना उसका भी। सिर्फ 1% राजनीति करनी है आपको। ये वोट जिस दिन भी इलेक्शन हो, हाथी के सामने वाला बटन दबा के बहुजन समाज पार्टी को दे देना, यही राजनीति है। सम्मानित युवाओं के साथ मैंने जब बातचीत की और फिर मैंने कैडर देने शुरू किए, फील्ड में रहे, हम हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में गए, हरियाणा प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश में भी गए, जाने का मौका मिला। और एक, चलो मैं यहाँ पे चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन जो अपने आप को नेता मान रहा था वो मेरी बात या माननीय बहन जी की बात करता रहा। मुझे अच्छा लगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि मैं की नोट स्पीकर था, वो चीफ गेस्ट थे। अब जैसे मैं मध्य प्रदेश में गया, राजस्थान में गया, पंजाब में गया, और उसके बाद जैसे कल आप देख रहे थे कि जो लोग आ रहे थे मेरे से मिलने, मैं पता नहीं किस गांव में कब कैडर दे के आया, उनको पता लगा डॉक्टर आज मिला है तो मिलेंगे, तो मैं उनसे मिलता रहा। इस प्रकार से कैडर के माध्यम से हमने युवा को जोड़ा। एक कंडीशन की, मेरी कंडीशन भी मैंने रखी कि भी देखिए साथियों, ऐसा है जब भी आपकी पॉलिटिकल एम्बिशन बढ़े तो आप बढ़ा, जितनी एम्बिशन आपकी बढ़े ना उतना काम कर लेना। एम्बिशन जितनी बढ़ेगी उतना काम भी आपको करना पड़ेगा। काम चोर होके एम्बिशन बढ़ाओगे ना तो फिर शायद आप मूवमेंट के नहीं रह पाओगे। और मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने एक बात कही है कि मेरी जहाज का पुर्जा सिर्फ मेरी जहाज में ही कामयाब है, अदरवाइज कबाड़ कुरुड़ी पे भी उसको जगह नहीं है। तो सम्मानित साथियों ने बात को माना और बहुत सारे युवा साथी पार्टी में हैं, मुझे अच्छा लगता है। सर, युवाओं की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर देश के अंदर भी जिस प्रकार जो बाबा साहब के नाम लेकर जो राजनीति देखी जा रही है, तमाम युवाओं के माध्यम से जो राजनीति देखी जा रही है, खासतौर पर ये देखने को मिलता है कि जय भीम के नारे लगाना, रोड और रास्तों पर आना, जिंदाबाद मुर्दाबाद करना, ये तमाम तरीके जो चीजें देखी जा रही है, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, इन्होंने भी तमाम तरीके से लगातार प्रतिक्रिया दी है। तो ये जो एक राजनीति चल रही है, इसको लेकर आप क्या बताएं? देखिए क्या है, जय भीम के नारे लगा करके जी आक्रोशित होकर के युवाओं का भविष्य बर्बाद करके, उनका करियर बर्बाद करके आप समाज को कुछ नहीं दे सकते। जी भारतीय संविधान के अनुसार चल के, जैसे बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन कुमारी मायावती जी नेतृत्व कर रही है, वो संविधान के दायरे में रह करके सारे काम करते हैं। जो लोग कहते हैं कि पहले तो ये बोलते रहे कि बाबा साहब के बारे में, अब आप सोचिए, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, यहाँ मिस्टर गांधी एंड कंपनी के लोग हजारों लाखों की संख्या में जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहे, लेकिन ब्रिटिश एम्बेसी ने उनकी बात नहीं मानी। धन्य परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर घर पे बैठ के, कमरे में बैठ के एक पत्र लिखते और वो ब्रिटिश एम्बेसी को जाता और वो रूल बन के आ जाता। कितना अच्छा कंसेप्ट है। यही विचारधारा है, यही एक बड़ा विचार है। ठीक इसी प्रकार से माननीय बहन कुमारी मायावती जी के बारे में लोग कह रहे हैं, ट्वीट कर देती है बहन जी, तो गलियों में नहीं जाती, वहां नहीं जाती। माननीय बहन जी एक ट्वीट करती हैं और इस शासन प्रशासन हिल जाता है। और माननीय बहन जी जो थ्रेट करती हैं तो फिर उस एंगल से समझते हुए वो ठीक ठाक भी कर लेते हैं। माननीय बहन जी ने राजस्थान के लोगों को बोला कि 2 अप्रैल को जो हुआ, हमारे बच्चों को तुमने जेल में डाला, कंडीशन है हमारे बच्चों के सारे वो जो भी आप लोगों ने किया है उसको हटा करके हमारे बच्चों को मान सम्मान से बाहर लेके आए आप। हो गया काम। अब जाकर के वहां उनको लठ मारना, लठ दिखाना, पिस्तौल दिखाना, बंदूक दिखाना, तलवार दिखाना मीनिंग है क्या? एक बात बोल दी, काम हो गया ना। कितनी अच्छी बात है। मैं कहूंगा कि इस प्रकार की राजनीति से लोगों को बचना चाहिए। मैं छात्र नेता रहा हूं, मैं भी बहुत अग्रेसिव रहा हूं। मैंने अपने इस छात्र जीवन में बहुत सारे प्रोटेस्ट किए हैं। मैंने यहां तक आज डीसी को पीटेंगे, आज एसपी को थप्पड़ मारेंगे, हम दफनाएंगे, मेरे शब्द रहेंगे। सीआईडी को, आईबी को मैंने फेल किया यहां, लेकिन किसी बच्चे के खिलाफ 751 का मुकदमा भी दर्ज नहीं होने दिया, क्योंकि उनका करियर है। हम गरीब माँ बाप के बच्चे हैं, स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ने के लिए आते हैं, और मेरी एक गलती की वजह से मैं अपनी नेतागिरी के चक्कर में बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दूं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दूं, तो फिर मेरा नेता होने का मीनिंग क्या है?
यदि ऐसा ही बाबा साहब सोच लेते, ऐसा ही माननीय साहब श्री कांशीराम जी सोच लेते, ऐसा ही माननीय बहन जी सोच लें और माननीय बहन जी आकर के रोडों पे ये बोल दे कि मेरे समाज के लोग इधर आओ, तो हम तो आपस में वही टकरा जाएंगे। दुश्मन मजे लेगा इस बात का कि इनका तो आपस में ही टकराव हो गया, क्योंकि वो पता नहीं किसको क्या बात बोल के भेज देंगे। कल देखिए कितनी भीड़ थी, आप लोगों ने देखा कि माननीय आकाश आनंद जी के आगमन पर युवाओं में कितना जोश था, इतनी भीड़ थी, उल्लास था, लोग मिलना चाहते थे। और उस भीड़ में लोग कोई गलत कर दे तो जिम्मेवार कौन, जवाबदेही किसकी? और ऐसा ही भारत के अंदर पहले एक और नेता बनाया गया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसके सामने तुमड़ी लगाई अपनी, जो मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के सामने कभी नहीं गए, बाबा साहब अम्बेडकर के सामने कभी नहीं गए, और गुजरात में उसको हीरो बनाया गया, विधायक बनाया गया, और फिर वो खत्म हो गया। अब पूरे देश में बीएसपी को कैसे रोका जाए कि शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को, बैकवर्ड कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को अग्रेसिव करके, इन्हीं के खिलाफ नए नए संगठन बना करके, तरह तरह की तमाम बातें करके उनको हाईलाइट कर दो, बीएसपी बैकफुट पे चली जाएगी। बीएसपी आपकी मीडिया में बैकफुट पे है, ग्राउंड पे बैकफुट पे नहीं है। अब की बार 2024 का जो चुनाव होगा, और एक बात और, चुनाव तो होना बाकी है ना, चलिए हमारी बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पे पार्टी है, कमजोर पार्टी नहीं है। जो कांग्रेस के लोग इतने सालों तक सत्ता में रहे, जो बीजेपी के लोग इतने सालों तक सत्ता में रहे, वो अपने आप को बड़ा चौधरी मान रहे इस देश में, लेकिन गिनती किसकी है, काउंटिंग किसकी है? आज वो देखें कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी किस ओर है। जी, एक सवाल, एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो सवाल किया जाता है, मैं आपके व्यूअर्स के माध्यम से बात करना चाहूंगा, इस भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को 13 दिन के बाद के बाहर करने वाले कोई लोग थे तो बहुजन समाज पार्टी के लोग थे, कांग्रेस की औकात नहीं थी। ये बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को कितनी बार उसकी औकात, उसका लेवल बताया, ये इस देश का शासन प्रशासन गवाह है। कांग्रेस का जो सवाल है, मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी कहते थे भाई हमारे सामने ये जो नागनाथ और सांपनाथ है ना, एक नाग ऐसा है गर्दन उठाए रहता है, यहाँ किसान आए, जवान आए, पहलवान आए, सब पिटे, वो नागनाथ है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी कोबरा है, डसता रहता है। कहते कोबरा जब पकड़ा जाएगा ना, वो अकड़ जाता है इतना, और जब भी हमारा मौका मिलेगा पकड़ के मुंडी ऐसे मारेंगे, एक लठ में ही काम हो जाएगा। लेकिन जो सांपनाथ है, जो कांग्रेस नाम का जो सांपनाथ है, ये काट के बिल में चुप जाता है। सबसे खतरनाक कोई चीज है राजनीतिक तौर पे तो कांग्रेस है। सबसे पहले इस कांग्रेस को खत्म करूंगा, ये मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने कहा, और मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने इस कांग्रेस को इस देश में खत्म कर दिया जी। आज ये एनडीए बनाए, INDA बनाए। कल एक बात और कहना चाहूंगा, हरियाणा प्रदेश के संदर्भ में बीजेपी और कांग्रेस के बारे में कहूं, भारतीय जनता पार्टी की जो ही चुनाव के दौरान मामला बढ़ता दिखा, आधे से ज्यादा कांग्रेस बीजेपी में शिफ्ट हो गई। अब यदि कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई देगी तो ये बीजेपी के लोग कांग्रेस में शिफ्ट हो जाएंगे। लड़ाई किसकी है यहाँ ए टीम बी टीम तो कांग्रेस बीजेपी है। बहुजन समाज पार्टी तो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। इसके खिलाफ कांग्रेस भी खिलाफ में बात करेगी, बीजेपी भी खिलाफ में बात करेगी, और वो सत्ता में रहे हैं और वो हमारे लोगों को गुमराह करेंगे। मेरी अपील है किसी भी युवा साथी को इस बात से गुमराह नहीं होना है कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी या बहुजन समाज पार्टी आपकी कमजोर पार्टी है। आपको डाउट है सम्मानित साथियों, आप गूगल पे सर्च करें, और हरियाणा प्रदेश के लोगों को भी कहूंगा आप गूगल पे सर्च करें कि लोकसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ, तो 3rd नंबर पे कोई रहा तो बहुजन समाज पार्टी रही। जी सर, अभी आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव नजदीक है, क्या रणनीति होगी बसपा की? किस तरीके से आने वाले समय में तमाम रणनीतियों को लेकर ये चुनावी जो माहौल है, या फिर अपनी रणनीति बसपा रखेगी? देखिए, माननीय बहन कुमारी मायावती जी हमारी राष्ट्रीय नेता हैं। रणनीति माननीय बहन जी बनाती है। उनकी रणनीति में, उनकी नीति में, उनके दिशा निर्देश में हम कोई इट बट नहीं करते। माननीय बहन जी तमाम राष्ट्रीय लेवल की राजनीति देखते हुए अपनी प्लान बनाती हैं। और जो बीएसपी को डाउन करने का इन्होंने ड्रामा किया, अरे धन्य माननीय बहन कुमारी मायावती जी। माननीय आकाश आनंद जी जैसा यूथ आइकॉन हमारे को दिया, और वो जो लोग टाई टाई पाई पाई करते थे, वो अब ज्यादा सा जय भीम बोलने में भी गुरेज करेंगे। ये हमारे समाज की साजिश नहीं है, ये साजिश तो बीजेपी कांग्रेस की है।
लेकिन लड़ाया किसको जा रहा है? हमें ही आपस में, मैं 2 शब्द उनके खिलाफ बोल दूं, वो 2 शब्द मेरे खिलाफ बोल दें, हम आपस में लड़ पड़े, बीजेपी और कांग्रेस सत्ता में रहे। सम्मानित साथियों, माननीय बहन जी ने प्लानिंग ऐसी बनाई है कि युवा के नाम पे आपको माननीय राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना करके माननीय आकाश आनंद जी को हमारे बीच में भेजा गया है। उसके पीछे कारण है, आपने उनका परिणाम देखा कल कि कितना इकट्ठा हमारा हुआ। और ठीक इस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस के लोग जो प्लानिंग बनाएंगे वो दोनों मिलकर प्लानिंग बनाते हैं, और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी उनसे बातचीत करके प्लानिंग बनाते हैं। धन्य माननीय बहन कुमारी माता सभी की प्लानिंग, सभी की रणनीति सोचते हुए अपनी प्लानिंग बना करके देते हैं। माननीय बहन जी ने हमारे को कहा है कि हरियाणा प्रदेश में और पंजाब में हम अलायंस के साथ आ सकते हैं। यदि कोई क्षेत्रीय पार्टी हमारे को ऐसा लगा कि सूटेबल रहेगी तो हम कर लेंगे, नहीं तो पूरे देश के अंदर हमें इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना है और हमें अपनी गिनती करानी है कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सच्ची संतानें हैं और इस देश की राजनीति में हम अव्वल दर्जे के लोग हैं, राजनीति में हम कामयाब हों, ऐसा समाज का लेवल नहीं था। मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी कहते थे कि मेरा समाज तो नालायक है, मेरा समाज बिका हुआ है, मैं इनको सिखा के, बुझा के, लायक बना के और बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा है उसके माध्यम से इनको शासक बना। ये शासक जमात बनने जा रही है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। माननीय बहन जी की प्लानिंग इतनी मास्टर है, कुछ एक प्लानिंग ऐसी है जो हमारे पास है, हम वो उनका खुलासा नहीं कर सकते जी। आप थोड़ा सा देखेंगे कि माननीय बहन कुमारी माता जी ने रणनीति बनाई सभी बातों को लेकर के। जो बीजेपी कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि भाई मायावती तो उसकी टीम है, मायावती तो उसकी टीम है। अरे निकम्मे लोगों, माननीय बहन कुमारी माता जी ऐसी नेता हैं, जहां माननीय बहन जी ने एक मुस्लिम समाज को टिकट दी तो कांग्रेस को सोचना चाहिए ना मुस्लिम को ना दे टिकट, बीजेपी को हराना है तो, लेकिन वो मुस्लिम को टिकट दे रहे हैं। जहां माननीय बहन जी ने सोचा कि भाई हम यहाँ यादव समाज का बाहुल्य क्षेत्र है, हम यादव समाज को टिकट देंगे, माननीय बहन जी ने यादव समाज को टिकट दी, वो कांग्रेस के लोग यादव समाज को टिकट दे रहे हैं। मतलब रणनीति क्या नहीं है, ये बीजेपी और कांग्रेस की इकट्ठी रणनीति है। जो क्षेत्रीय पार्टियां वो सोच नहीं पाती, उनसे बात कर लेती हैं कि भी नहीं इनका सूत बैठेगा, थोड़ा कमी रह जाएगा, हमारे को पूरा कर देंगे। वो ये नहीं सोचते कि ये जो जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं बीएसपी में ना मिल जाए और बीएसपी आगे ना बढ़ जाए, बीएसपी का आश्रय इनको ना मिले, इसलिए तमाम तरह की बातें करते हैं, जबकि सच से परे हैं। बहुजन समाज पार्टी 2024 में बड़े ही आश्चर्यचकित परिणाम देगी जी। और देश का मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को खत्म करने पे लगे रहे, उस विचारधारा को खत्म करने पे लगे रहे, माननीय साहब श्री कांशीराम जी को खत्म करने पे लगे रहे, आज माननीय बहन कुमारी माता जी को दरकिनार कर रहे हैं, इनको भी जवाब मिलेगा। जी जी जी। तो काफी सारी हमने चर्चा की है और बहुत देर से आप तमाम चीजें सुन रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी लोकसभा 2024 के चुनाव के लेकर क्या उसकी रणनीतियां होगी, तमाम जो सवाल चल रहा है कि किस तरीके से आने वाले समय में अपने बलबूते पर बसपा चुनाव लड़ेगी। इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन नजर आ रहा है, लगातार एकला चलो के सिद्धांत पर बसपा चलने की बात कर रही है। हरियाणा के अंदर मौजूद है, हरियाणा के अंदर में किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की तमाम रणनीतियां होगी, ये तमाम चीजों को लेकर हमने सवाल के जवाब लेने का काम डॉक्टर प्रदीप जी से किया है। और उन तमाम सवालों के जवाब सुनकर कहीं ना कहीं आपके मन मस्तिष्क में भी कई जवाब मिल चुके होंगे, कई सवाल बरकरार होंगे। तमाम सवालों को कमेंट बॉक्स में फिर एक बार लिखिए और आपकी जो इस पूरे बातचीत को लेकर प्रतिक्रिया, वो प्रतिक्रिया भी हमसे जरूर साझा करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।